हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CDS 2017 के इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन। CDS को यूपीएससी आयोजित करती है CDS परीक्षा। देखिए 57 नंबर का प्रश्न, इल्बर्ट विधेयक 1883 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और कौन से नहीं हैं, ये आपको बताने। ऑप्शन है, इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसने संपूर्ण सिविल और दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों में विरोध उत्पन्न हुआ। विधेयक का विरोध होने के बावजूद इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया। तो आपको यहाँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग भी करना है और आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है पहला और तीसरा। इसने सीमित दांडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्तावित विधेयक से भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोप नागरिकों में विरोध उत्पन्न हुआ। इल्बर्ट वो वायसराय के कानून सदस्य थे, सर CP इल्बर्ट। उन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों में भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई करना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता ने इस बिल का जोरदार स्वागत किया। अंग्रेजों के तीव्र विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा और इसने इल्बर्ट बिल में संशोधन कर दिया। 1873 ईस्वी में जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत अंग्रेज अभियुक्तों के मामलों में केवल अंग्रेज मजिस्ट्रेट और जज ही विचार कर सकते थे। सिर्फ कलकत्ता, मद्रास और बंबई के नगरों में भारतीय जज और मजिस्ट्रेट उनके मामलों पर विचार कर सकते थे। अब देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में KN राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया। इसमें प्रस्ताव था कि बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योग पब्लिक सेक्टर में विकसित किए जाएं। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन है। प्रारूपकारों ने पाया कि उद्योग और कृषि में संतुलन बनाना वास्तव में आसान है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से नहीं हैं, ये आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। यहाँ सही आंसर है दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा। प्रोफेसर PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। और यहाँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए इसे। विशेष रूप से भारी उद्योग, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत था। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4800 करोड़ रुपए थी। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवंटित की गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पूरा नाम है इनका प्रशांत चंद्र महालनोबिस, द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया। एक प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज के विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको बताना है कौन से सही हैं, कौन से नहीं हैं और कूट का प्रयोग भी करना है आपको। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए ये सही है, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ स्वराज घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, ये इसका अर्थ है। स्वराज के दो अभिप्राय हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीतिक के क्षेत्र से परे है। स्वराज कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य आवश्यक होता है। यहाँ यह गलत है, संकल्प के साथ स्वराज को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, जरूरी नहीं शीघ्रता से इसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के तत्व विचार पर रचनात्मक प्रभाव का क्या प्रभाव थे, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन में है और यहाँ आपको
कौन कौन से सही हैं उनका भी बताना है कि और कूट का यूज करना है। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन सही है, गांधी जी 18वीं सदी के परिणामी संप्रदाय से प्रभावित थे जो आस्था और धर्मों की एकता का समर्थन करता था। और ये दूसरा ऑप्शन जो भी है, ये गांधी जी देव विद्या के जानकारों यानी थियोसॉफिस्ट से भी प्रभावित थे। और ये गलत है, गांधी जी वर्ड्सवर्थ और स्वच्छतावादियों के लेखन से प्रशंसक थे, ये गलत है। अगला प्रश्न, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह 19वीं सदी के अंत में सिंह सभाओं के राजनीतिक पक्ष के रूप में प्रारंभ हुई। यह 1920 में आगामी अकाली आंदोलन के भाग के रूप में बनाई गई थी। सरकार द्वारा जोड़ तोड़ करके बनाई गई वफादार समितियों से सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसे संस्थापित किया गया था। इसने समूहों जत्थों के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया ताकि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। और यहाँ आपको कूट का यूज करना है। तो यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कौन से नहीं है, ये आपको बताना है और आपको कूट का यूज भी करना है। वीडियो पॉज करके एक बार ऑप्शंस को सोचिए। तो यहां सही आंसर है पहला और दूसरा ऑप्शन यहां सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने के अवसर पर गांधी जी को आमंत्रित किया था। यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स भी विशेष रूप से आए थे। 4 फरवरी 1916 को गांधी जी ने यहाँ भाषण दिया था। देखिए प्रश्न पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ कुछ अधिनियम और घटना दी हुई है और उनका वर्ष बताना है आपको, और कूट का भी इस्तेमाल करना है सम्मिलित करके। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में लाया गया था। नमक मार्च जो है वो वर्ष 1930 में लाया गया था। चौरा चौरी की घटना जो थी वो वर्ष 1922 में हुई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो यहाँ यह आंसर सही है। अगला प्रश्न, नमक मार्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपको कथन दिए हुए इन पर आपको विचार करना है। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से सोचिए। और यहाँ आपको कूट का इस्तेमाल करना है। कौन सा कूट यहाँ सही है। आंसर दीजिए। यहाँ कथन 2, कथन 3, कथन 4 सही हैं। पहला यहाँ गलत है। देखिए अमेरिकी और यूरोपियन प्रेस द्वारा नमक मार्च का व्यापक विवरण दिया गया था। नमक मार्च पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक मार्च ने ब्रिटेन पर यह प्रभाव छोड़ा कि भारतीयों को और अधिक अधिकार सौंपने की तुरंत आवश्यकता है। यह गलत है कि यूरोपियन जनसंचार माध्यमों द्वारा जानबूझकर नमक मार्च को नज़रअंदाज किया गया था। यह गलत है। अब बात कर लेते हैं नमक मार्च की। नमक मार्च को दांडी मार्च भी कहते हैं। सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोग, जिनमें कौन कौन शामिल थे, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि शामिल थे। इनके द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम के समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था।